क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्छना के बारे में देखेंगे। जैसे इससे पहले हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ जाड़ना, पारद में अगर हमसे वो उससे रोग निर्माण करना है या किसी भी धातु का उसमें जारण करना है या उसमें कोई धातु मिलाना है तो हम जाड़ना की प्रक्रिया करते हैं। कई आचार्य जाड़ना या मूर्छना को एक ही बताते हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर पाया जाता है। जाड़ना में मुख्य रूप से देहवाद और धातुवाद दोनों ही प्रक्रियाएं की जा सकती हैं, लेकिन मूर्छना जो होता है ये मुख्य रूप से देहवाद के पर्पज से किया जाता है। क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके द्वारा पारद में व्याधि नाशक शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो आज की क्लास पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मूर्छना। तो सबसे पहले मूर्छना की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अथ अव्यभिचारित व्याधिघातकत्वम मूर्छना। आप आयुर्वेद प्रकाश ने इसका वर्णन किया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ये पूरा एक मिक्स टर्मिनोलॉजी मिलती है, जहाँ आप अथाविभिचारितम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको जब भी आप पढ़ें तो अथ अव्यभिचारितम। अव्यभिचारित का मतलब होता है निश्चित रूप से। व्यभिचार जहाँ पर होता है वहाँ पर थोड़ा सा संशय या संदेह या शंका होती है, लेकिन अव्यभिचारी का मतलब जो होता है निश्चित रूप से। तो अव्यभिचारित व्याधि घातकता यानी निश्चित रूप से रोगनाशक शक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। पारद में जिस भी प्रक्रिया के द्वारा निश्चित रूप से व्याधि घातकत्व वाला गुण उत्पन्न किया जाता है उसे मूर्छना कहते हैं। इसके अलावा रस तरंगनी की डेफिनेशन देखें तो तत्त विधि प्रभेदेन रसस्य अव्यभिचारिता व्याधि घातकता यशात समता मूर्छना बुधे। अर्थात जिन प्रक्रियाओं के भी द्वारा पारद में निश्चित रूप से रोगनाशक शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे हम मूर्छना कहते हैं। इसे और भी अच्छे तरीके से बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि रस शास्त्र के किसी भी द्रव्य का अगर हमको सेवन करना है तो हमें उसके भस्म का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन पारद ऐसा द्रव्य है जिसमें हमें भस्म निर्माण की अपेक्षा हम उसकी मूर्छना करके ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को बताते हुए कहा गया है भस्म भिन्नत्वे सति रस भक्षण योग्यता उत्पादक कर्म। अर्थात मूर्छना वो कर्म है जहाँ पर भस्म से भिन्न अर्थात बिना भस्म के निर्माण के भी रस भक्षण योग्यता पारद में सेवन योग्य गुण उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि वो प्रक्रिया जहाँ पर बिना भस्म निर्माण के भी पारद को सेवन योग्य बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम प्रयोजन की बात करें तो जैसा कि इसके श्लोक में बार बार कहा गया है कि पारद में अगर हम रोगनाशक शक्ति उत्पन्न कर देते हैं तो उसे हम मूर्छना कहते हैं। तो इसका ये मुख्य प्रयोजन है जहाँ पर इसके द्वारा हम पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, उसे किसी भी योग में उपयोग कर सकते हैं। मूर्छना के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मूर्छना के प्रकार। और मूर्छना का प्रकार जो होता है ये मुख्य रूप से सबसे पहला जो होता है कई बेसिस पे किया जाता है, जिसमें सबसे मेन जो है वो है गंधक की उपस्थिति के आधार पर। अर्थात जब हम मूर्छना की प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर उस प्रक्रिया में हम गंधक का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर सबसे पहले मूर्छना को दो प्रकार पे डिवाइड किया जाता है, सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना। सगंध मूर्छना से हमारा तात्पर्य है वह मूर्छना जहाँ पर पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करने के लिए गंधक का उपयोग किया जाता है, उसे सगंध मूर्छना कहते हैं। जबकि निर्गंध मूर्छना वह मूर्छना है जहाँ पर पारद में जारण के लिए गंधक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद पुनः इसी सगंध एवं निर्गंध मूर्छना को अग्नि के प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से ये टोटल 4 हो जाते हैं: सगंध साग्नि मूर्छना, सगंध निराग्नि मूर्छना, निर्गंध साग्नि मूर्छना, निर्गंध निराग्नि मूर्छना। अर्थात वह मूर्छना जहाँ पे पारद के साथ गंधक तो पाया जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया में हम अग्नि का उपयोग करते हैं और दूसरी प्रक्रिया में हम अग्नि का उपयोग नहीं करते हैं। तो जहाँ हम अग्नि का उपयोग कर रहे हैं उसे साग्नि सगंध मूर्छना कहेंगे, और जहाँ पर हम अग्नि का उपयोग नहीं कर रहे हैं उसे निराग्नि सगंध मूर्छना कहेंगे। तो मुख्य रूप से हमसे ये पूछा जाता है कि इनके उदाहरण क्या है, तो साग्नि सगंध मूर्छना के बहुत सारे उदाहरण हैं। जितनी भी परपटी कल्पना है, कुपिपक्व रसायन है या फिर पोटली रसायन है, जहाँ पर
पारद के साथ गंधक तो रहता ही है और हम इनके निर्माण के लिए अग्नि का उपयोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर सगंध निराग्नि की बात करें तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य ड्रग है या बेसिक जो एग्जाम्पल है वो कज्जली को कहा जाता है। जब हम कज्जली का निर्माण करते हैं तो हम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को खरल में लेकर के ही सिर्फ निर्माण करते हैं। और अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं जिसमें कज्जली का उपयोग किया जाता है। जितने भी खरलीय रसायन होते हैं वो मुख्य रूप से सगंध निराग्नि मूर्छना के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा इसी में हमने देखा निर्गंध मूर्छना, वो मूर्छना जहाँ पे पारद की तो रहता है लेकिन हम गंधक का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे कुछ ही कल्पनाएं हैं, इसीलिए इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। तो निर्गंध मूर्छना के भी दो प्रकार हैं। साग्नि निर्गंध मूर्छना, जहाँ पारद के साथ गंधक भी नहीं है और हम वहाँ पे अग्नि का संयोग कर रहे हैं। तो रस पुष्प और रस कर्पूर इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि निराग्नि निर्गंध मूर्छना, जहाँ गंधक भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल मुग्ध रस है। तो आपको निर्गंध मूर्छना के एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा जो डिवीजन है मूर्छना का, ये अगर हम कहें तो बाइंडिंग के आधार पर किया जाता है कि मुख्य रूप से मूर्छना में हम गंधक का ही उपयोग करते हैं। तो पारद और गंधक इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है उसके बेसिस पे किया जाता है। तो इसके 5 प्रकार है: रसगंध कज्जली, गंध पिष्टी, धातु पिष्टी, गंधबद्ध, गंध जीर्ण। जैसे आप देखेंगे कि कज्जली निर्माण में हम अग्नि का उपयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पारद और गंधक का बॉन्ड नहीं के बराबर होता है। जबकि गंधक पिष्टी में हम द्रव का उपयोग कर लेते हैं, तो कुछ मात्रा में गंध पिष्टी और कज्जली में यही अंतर है, वहाँ पर हम दूध या किसी द्रव का उपयोग करते हैं, जबकि कज्जली में हम द्रव का उपयोग नहीं करते हैं। तो जब हम द्रव उपयोग करेंगे तो थोड़ी सी उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। धातु पिष्टी में किसी धातु का संयोग हो जाता है, ये फिर से 5 प्रकार की होती है। उसके बाद गंधबद्ध, जब परपटी कल्पना हम बनाते हैं तो पारद और गंधक को थोड़ा सा अग्नि संयोग करा करके हम उस औषध का निर्माण करते हैं। तो अल्प अग्नि संयोग होने के कारण यहाँ पर आपका पारद और गंधक का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट है गंध जीर्ण, जहाँ पे गंधक में उसको जारित किया जाता है। यहाँ पर अधिक अग्नि संयोग के कारण ये जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पारद और गंधक के बॉन्डिंग के आधार पर भी हम इस मूर्छना को 5 प्रकार पे डिवाइड करते हैं। सबसे मेन जो मूर्छना के प्रकार हैं या पारद से मूर्छना के बाद बनाने वाली औषधि के आधार पर प्रकार हैं, वो 4 रसायन हैं जिनका निर्माण मूर्छना के बाद किया जाता है। अगर परपटी कल्पना है, पोटली कल्पना है, तो इनमें अग्नि संपर्क तो है लेकिन इनको बनाने से पहले पारद को मूर्छित किया जाता है। तो पारद से मूर्छित औषधियों से 4 प्रकार के रसायन बढ़ते हैं, या फिर इसे हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार के रसायन निर्माण किए जाते हैं पारद से। क्यों? पारद जो है वो इंडिविजुअली औषध के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसकी मूर्छना करके उससे 4 प्रकार के रसायन बनाते हैं। ये हैं खरली रसायन, परपटी रसायन, कोपिपक्व रसायन और पोटली रसायन। खरली रसायन वो होते हैं जिसमें पारद और गंधक आदि द्रव्यों को खरल में लेकर के निर्माण किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से खरल में निर्माण होता है, इसीलिए खरली रसायन कहते हैं। परपटी कल्पना, परपट, पापड़, ये जो कल्पना होती है अल्प अग्नि संयोग से बनती है। इसमें मूर्छना के बाद अल्प अग्नि संयोग करा करके जो भी द्रव है या औषध है उसको पापड़ का रचना दे दिया जाता है, इसे परपटी रसायन कहते हैं। कुपिपक्व रसायन, यहाँ पर जो मूर्छित पारद है उसको कुपी में डाल करके पकाया जाता है, इसीलिए इसे कुपिपक्व रसायन कहते हैं। और पोटली रसायन में एक पोटली के रूप में पारद को परिवर्तित करके या पोटली में डाल करके उसे पकाया जाता है, इसीलिए इसे पोटली रसायन कहते हैं। तो इस प्रकार से मूर्छना जो है इसका मुख्य भाग है, इसके भेद। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मूर्छना की विधि और लक्षण।
तो मूर्छना की विधि और लक्षण, वैसे तो पारद में हम सगंध और निर्गंध दोनों है, बिना गंधक के भी पारद में मूर्छना की जा सकती है। तो पारद की विधि के लिए जो श्लोक आया है, और मुख्य रूप से अगर देखा हमने निर्गंध के सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल हैं, मैक्सिमम जो एग्जाम्पल हैं वो सगंध के हमें मिलते हैं। इसीलिए इसकी जो परिभाषा है या मूर्छना की जो विधि है, जो रसेंद्र सार संग्रह में ही हमें मिलती है, गंधकेन रसम प्राज्ञम सुदृढ़म मर्दयेद भिषग कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घन चापलम दृश्यते असो तदा गेयो मूर्छिको रसको विदु। गंधकेन रसम प्राज्ञ सुदृढ़म मर्दयेद भिषक, सबसे पहले भिषक को गंधक और पारद को एक खरल में लेकर के सुदृढ़ अच्छे से मर्दन करना है। कब तक मर्दन करना है? कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घन चापलम, जब पारद विहाय घन चापलम अपनी गुरुता और चपलता को विहाय छोड़ करके कज्जलाभो काजल के समान श्लक्ष्ण चूर्ण में दृश्यते असो जब दिखने लग जाता है, गेयो मूर्छितो रसको विदो, तब इसे जो हमारे रस वैद्य हैं वो मूर्छित कहते हैं। तो इसमें इसकी विधि भी आ गई और यहाँ पर लक्षण भी आ गया कि सबसे पहले पारद और गंधक को एक खरल में लेकर के अच्छी तरह से मर्दन करना है। जब पारद अपनी गुरुता और चपलता को छोड़ देता है और काजल के समान चिकना हो जाता है, श्लक्ष्ण चूर्ण बन जाता है, तब इसे मूर्छित कहा जाता है। यहाँ पर कई आचार्य कज्जलाभों से कृष्ण वर्ण लेते हैं, लेकिन अगर हम पारद और गंधक की कज्जली बना रहे हैं तब तो वो कृष्ण वर्ण की बनेगी, लेकिन अगर और कोई द्रव्य यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए कज्जलाभों से हमें काजल के समान श्लक्ष्ण चूर्ण अर्थ लेना चाहिए। यहाँ पर अगर लक्षण की बात करें तो हमको 2 लक्षण मिलते हैं, एक तो गुरुता और चपलता का नाश होता है और दूसरा काजल के समान चूर्ण श्लक्ष्ण चूर्ण का निर्माण होता है। ये इसके लक्षण हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा आता है दिमाग में कि सगंध मूर्छना श्रेष्ठ है कि निर्गंध मूर्छना। तो इसके लिए भी हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि सगंध मूर्छना जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। गंधक जो होता है ये बॉडी में मरकरी को एक्यूमुलेट जमा नहीं होने देता है, उसके एक्सक्रीशन को ये प्रमोट करता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम सगंध कल्पना को लंबे समय तक सेवन करते हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि गंधक के कारण जो पारद है वो मल और मूत्र यानी एक्सक्रीशन जो होता है मरकरी का वो इजी वे में हो जाता है, वो कहीं भी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सगंध बेस्ट है कि निर्गंध, तब आपको बताना है कि सगंध कल्पना श्रेष्ठ होती है। इसके बाद अगर हम देखें मूर्छना के लाभ कि हमारा मूर्छना से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, कि अगर हमने पारद की मूर्छना कर दी फिर हम उस पारद का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला, मूर्छ करने से पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, पारद देह सिद्धि प्रदान करता है। तीसरा, पारद रसायन कर्म करने में सक्षम हो जाता है। चौथा, पारद से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे मेन होता है कि मूर्छना के बाद ही हम पारद से योगों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया मूर्छना की परिभाषा। शॉर्ट में हमने देख लिया कि उसके कितने प्रकार हैं, उसकी क्या विधि है, उससे हमें क्या लाभ होता है। एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है कि मूर्छन और मूर्छना में क्या अंतर है। तब हमारे पास 1 या 2 लाइन के आंसर होते हैं, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वही पॉइंट, लेकिन उनको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, आपसे अगर पूछा जा रहा है कि मूर्छन और मूर्छना में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मूर्छन जो है ये पारद का तीसरा संस्कार है, जबकि मूर्छना वो प्रक्रिया है जिससे हम पारद में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करते हैं। फिर आपको मूर्छन की परिभाषा एक्सप्लेन कर देनी है कि बताई गई औषधि के द्वारा पारद को नष्ट पिष्ट कर देना मूर्छन संस्कार है, जबकि मूर्छना की परिभाषा हमने देखी अभी कि पारद में अगर हम औषधि डाल के रोगनाशक शक्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे मूर्छना कहते हैं।
मूर्छन में अगर पारद के स्वरूप की बात की जाए तो पारद जो होता है वो नष्ट पिष्ट हो जाता है, उसका स्वरूप जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जबकि मूर्छना में इसमें गुरुता और चपलता का नाश होता है और वो काजल के समान श्लक्ष्ण चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आप मूर्छन की विधि और मूर्छना की विधि को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि मूर्छन संस्कार से सर्व दोष विनाशनम, मूर्छन संस्कार का लाभ क्या बताया गया है, ये सभी दोषों का नाश करता है। जबकि मूर्छना के लाभ हमने अभी देखे कि रोगनाशक शक्ति है, योग बना सकते हैं, रसायन कर्म करता है। मूर्छन संस्कार के कोई भी प्रकार नहीं बताए हैं, जबकि मूर्छना के प्रकार हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से आप मूर्छन और मूर्छना में अंतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।